Good afternoon to all. Once again, I am Dr. S. Pundir, Associate Professor and acting Head of Department right now, Department of Chemical Engineering, MIET, मेरठ। तो जैसे प्रीवियस लेक्चर के रिगार्डिंग मैं इस सब्जेक्ट पे कंप्यूटर एप्लीकेशन इन केमिकल इंजीनियरिंग फॉर डिप्लोमा स्टूडेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग, और इस लेक्चर नंबर 4 में मैं स्पेशली मल्टी कंपोनेंट डिस्टिलेशन सिस्टम के बारे में बात करूंगा कि मल्टी कंपोनेंट डिस्टिलेशन सिस्टम क्या है। हाउएवर, एज पर योर सिलेबस इज जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू द बाइनरी कंपोनेंट एंड जस्ट फॉर ग्राफिकल मेथड मैं उस पर भी आऊँगा। बट बिफोर दैट आई वांट टू शो यू कि एक्चुअली में जब मल्टी कंपोनेंट्स होते हैं एट इंडस्ट्रियल स्केल और समटाइम वी डू नॉट हैव एनफ इन्फॉर्मेशन, हमारे पास बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, देन हम डिस्टिलेशन कॉलम कैसे डिज़ाइन करते हैं बेसिकली। तो in this lecture number 4 I will explain distillation column by using Fensky, Underwood, Gilrard correlations. These are three very popular equation for multi-component system. तो यहाँ पे through this presentation or this video what I want to try to demonstrate here, तो एक तो मैं आपको बताऊंगा कि शॉर्टकट डिस्टिलेशन कैलकुलेशंस कैसे की जाती हैं। यहाँ पे शॉर्टकट का अर्थ यहाँ पे ये है कि हम जो भी डिस्टिलेशन कैलकुलेशन करेंगे उसमें हम विगरस एनालिसिस नहीं करेंगे। विगरस एनालिसिस का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि हम हर स्टेज की मटेरियल एंड एनर्जी बैलेंस इक्वेशन नहीं लिखेंगे बेसिकली। ओके, हम डायरेक्ट इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे और उन इक्वेशन को हम अपने डिस्टिलेशन कॉलम के डिज़ाइन में इस्तेमाल करेंगे। वो क्या होते हैं, तो जैसे मैंने यहाँ पे भी मेंशन किया है, फेंस्की, अंडरवुड एंड गिलार्ड कोरिलेशंस हैं। इसके अलावा एक कर्कबर्ग इक्वेशंस और होती है ऑप्टिमम फीड लोकेशन की, हम उसके बारे में भी इस लेक्चर नंबर 4 में बात करेंगे और वो सब बात मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है। अब ये तो हमारा एज ए केमिकल इंजीनियरिंग टास्क हो गया बेसिकली रिगार्डिंग टू दैट वन। एज ए कंप्यूटर एप्लीकेशन हमारे साथ क्या चैलेंजेस आएंगे, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो नॉर्मली ये सिस्टम ऑफ नॉन लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस है। तो इससे पहले हमने बबल पॉइंट की बात की थी, ड्यू पॉइंट की बात की थी, तो उसमें सिंगल नॉन लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन आई थी। लेकिन जब हम डिस्टिलेशन कॉलम की बात करते हैं और शॉर्टकट की बात करेंगे तो हमारे पास सिस्टम ऑफ नॉन लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आएगा। तो हम उनको देखेंगे कि हाउ टू हैंडल दैट वन न्यूमेरिकली विद द हेल्प ऑफ सम कंप्यूटर। तो कंप्यूटर लैंग्वेज राइट नाउ हम लोग क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं, मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ पिछले 3 लेक्चर से मैटलैब। तो हम मैटलैब के थ्रू उसको डिस्क्राइब करेंगे। मैं यहाँ पे वंस अगेन फिर इस बात पे एम्फेसिस करना चाहूँगा कि अगर आपकी अप्रोच मैटलैब सॉफ्टवेयर तक नहीं है तो दीज कैलकुलेशन कैन बी डन इन एक्सेल एज वेल, और कुछ हद तक आप ये बाय हैंड बाय यूजिंग नॉर्मल साइंटिफिक कैलकुलेटर उससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अपनी सुटेबिलिटी के हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल एज यूजुअल यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल उठाया है आपकी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक सीडर से, है ना। तो ये क्या है बेसिकली, इसमें पहले मैं इसको डिस्क्राइब करूंगा फिर बताऊंगा कि हाउ टू अप्रोच किसके लिए, कि टू गेट ए फ्रूटफुल सॉल्यूशंस कैसे निकाला जाए आपका। तो ये लिया है एज यूजुअल ए डिस्टिलेशन कॉलम इज रिक्वायर्ड फॉर सेपरेटिंग ब्यूटेन। जैसे नाम से पता चल रहा है कि एक गैस है, और मैंने पहले लेक्चर्स में भी डिस्क्राइब किया है कि नॉर्मली डिस्टिलेशन कॉलम यूज्ड फॉर लिक्विड मिक्सचर को उनके बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंट फ्रैक्शंस में सेपरेट करता है। तो अब सवाल है कि यहाँ पे आप गैस की बात कर रहे हैं और डिस्टिलेशन कॉलम का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस पर आप थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। ब्यूटेन फ्रॉम लाइटर कंपाउंड, इसका मतलब ब्यूटेन के अलावा जितने कंपाउंड्स उसमें होंगे वो उसके रिस्पेक्ट में लाइट हैं। लाइट का अर्थ ये है कि इनका बॉइलिंग पॉइंट इससे कम होगा, मोर वोलाटाइल होंगे यहाँ पे। ओके, एंड यहाँ पे लिखा है द फीड विद द कंपोजिशन एज शोन इन द टेबल। वो टेबल नेक्स्ट पेज आपकी स्लाइड पे आएगी। एंटर्स जो भी मिक्सचर है, इसके अलावा प्रोपेन है आपका और आपका इथेन है, आइसोब्यूटेन के 2 हैं, एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। ओके, ये सारा आप देखेंगे तो ये आपका जो कॉलम है P = 7 बार पे ऑपरेट हो रहा है। तो इट इज़ नॉट ए एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इट इज़ 7 टाइम हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इट मीन्स दैट कि इस प्रेशर पर ये जो गैसेस हैं ये लिक्विफाई हो जाएंगी। जैसे आपके घर में LPG आती है, लिक्विफाइड आपकी पेट्रोलियम गैस है, वो कंप्रेस करते हैं, तो अगर आप सिलेंडर को हिलाएंगे यू कैन फील दैट वन कि इसके अंदर लिक्विड होल्ड अप है, और उसको जैसे आप ओपन करेंगे इट विल इंस्टेंटली टर्न इनटू वेपर फॉर्म। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इट इज़ रिक्वायर्ड दैट
कि 95% ऑफ द आई का मतलब यहाँ पे आइसो से है कि जो आपकी आइसोब्यूटेन है फीड के अंदर, तो फीड में मैंने बताया कि हमारे पास 2 ब्यूटेन है, एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। ओके, रिकवरी का अर्थ ये है कि जो भी अमाउंट फीड में है उसका 95% आपका जो है वो बॉटम में मिल जाएगा। तो फॉर एग्जांपल अगर समझने के लिए माने कि जो आपका फीड के अंदर 100% या 100 मोल थे, तो उसमें से 95 मोल आई ब्यूटेन के आपके बॉटम में रिकवर हो जाएंगे, यानी कलेक्ट हो जाएंगे। बाकी का 5% कहाँ होगा? डेफिनेटली रेस्ट वो आपका ऊपर डिस्टिलेट सेक्शन में होगा। एंड द बॉटम स्ट्रीम मस्ट कंटेन नो मोर देन 0.1% प्रोपेन, यानी नीचे सिंपल आपका ब्यूटेन के अलावा जो अमाउंट होगी वो प्रोपेन की होगी, बट उसके लिए रिस्ट्रिक्शन है कि वो जो अमाउंट है 0.1% है। तो ये अमाउंट नॉर्मली हम कैसे सेट करते हैं? तो बेसिकली ये आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है। कोई भी कंपनी खुद के लिए प्रोडक्ट नहीं बनाती है, ना खुद के लिए सेपरेट करती है। दैट इज़ corresponding to the order they normally received from the market। तो मार्केट से जो भी ऑर्डर आपको मिलता है कि इस प्योरिटी का, इस परसेंटेज का डिस्टिलेट में परसेंटेज चाहिए या आपका बॉटम में चाहिए, तो उसके हिसाब से हम इसको एडजस्ट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने राइट नाउ कि मान लिया कि हमें ऐसा ऑर्डर मिला है जिसमें ये बताया गया है कि जो प्रोपेन है ये 0.1% से ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए। ए शार्प सेपरेशन मे बी एज्यूम्ड, ये थोड़ा सा इन्होंने आपको लीनियरिटी दी है कि आप ये एज्यूम करें कि जो सेपरेशन है वो शार्प है। हाउएवर इट इज़ ए आइडियल केस। तो किसका शार्प है? कि जो आपका इथेन और ब्यूटेन है। इसका मतलब क्या हुआ कि ब्यूटेन जो है आपका एन ब्यूटेन ये 100% आपका नीचे बॉटम में होगा और आपका इथेन ये 100% आपका डिस्टिलेट में होगा। तो ये जो स्टेटमेंट है ये पढ़ के मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब देखते हैं कि जो गिवन डाटा टेबल फॉर्मेट में और हमें क्या निकालना है। तो आप देखेंगे इसमें 3 पार्ट मेंशन किए गए हैं, ए, बी एंड सी। ओके, अब आप यहाँ पे ये भी कोई पूछ सकता है कि हम लोग शॉर्टकट डिस्टिलेशन कॉलम में क्यों इंटरेस्टेड हैं? क्योंकि मैनी टाइम्स इट हैपन दैट कि हमारे पास रिगरस एनालिसिस डाटा अवेलेबल नहीं होता। रिगरस एनालिसिस डाटा का अर्थ ये होता है कि हमारे पास कॉलम की सारी डिटेल नहीं है। कॉलम तो हमें डिज़ाइन करना है, उसकी डिटेल हमारे पास पहले से कहाँ आएंगी? तो या तो हमारे पास लिटरेचर हो कुछ जिसको हम स्टडी करके ये कर पाएँ, या फिर आप उससे एक्सपेरिमेंटली आप लैब में परफॉर्म करें। हर चीज़ लैब में परफॉर्म करने के लिए आपको वो सेटअप, वो केमिकल रिक्वायर्ड होता है, तो ये हर बार पॉसिबल नहीं होता। तो हमारे पास कुछ रेडीमेड सॉल्यूशंस है दैट विल कॉल्ड शॉर्टकट डिस्टिलेशन। ओके, इस तरह की डिज़ाइन मेथोलॉजी जो एडवांस सॉफ्टवेयर आ रहे हैं लाइक एस्पन प्लस में अगर आप देखें तो वहाँ भी शॉर्टकट डिस्टिलेशन कॉलम डिज़ाइन हम लोग करते हैं। शॉर्टकट डिस्टिलेशन डिज़ाइन में हम प्रीलिमिनरी जो बेसिक जानकारी है डिस्टिलेशन कॉलम के लिए वो हम ऑब्टेन करते हैं। ओके, फिर उससे हम रिगरस एनालिसिस भी कर सकते हैं लेटर ऑन। मैं उस पर भी आऊँगा, आने वाले जो मेरे कमिंग लेक्चर्स होंगे मैं उस पर भी बात करूँगा। तो अगर आप देखें तो इसमें 3 पार्ट हैं, इसमें मैंने कलर्स किए हैं। तो जैसा यहाँ पे मेंशन किया है कि फेंस्की इक्वेशन ये क्या काम करती है, तो अगर आप देखेंगे कि ये लिखा हुआ है कि जब मिनिमम नंबर ऑफ ट्रेज आपको निकालनी हो। मिनिमम नंबर ऑफ ट्रेज का अर्थ क्या होता है कि जो आपका अपर फ्रैक्शन निकला उसमें से कुछ भी पार्ट आपने विड्रॉ ना किया हो, यानी जो भी आपका आया आपने अगेन फीड बैक टू द कॉलम। ओके, अगर आपने ऐसा किया तो उसका मतलब मोर वोलेटाइल कंपोनेंट आपने ऊपर से एक्सट्रैक्ट नहीं किया, उसको आप सारा का सारा कॉलम में वापस भेज रहे हैं। हालांकि हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमें मिनिमम नंबर ऑफ ट्रेज उस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए पता करनी होती हैं। उससे क्या होता है, वो हमारा एक बेंचमार्क होता है। ओके, हम जो एक्चुअल नंबर ऑफ प्लेट्स होती हैं वो मिनिमम नंबर ऑफ प्लेट्स के रिस्पेक्ट में ही कैलकुलेट करते हैं। तो वो काम हमारा फेंस्की इक्वेशन से हो जाता है। सिमिलरली अगर आपको रिफ्लक्स रेशियो आपका, अब आपको फिर जैसे मैंने पहले बताया इस वाले पार्ट में कि आपको एक्चुअल नंबर ऑफ प्लेट्स निकालने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ प्लेट्स की जानकारी होनी चाहिए, ऐसे ही आपको एक्चुअल रिफ्लक्स रेशियो निकालने के लिए आपको मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो की जानकारी होनी चाहिए। तो वो कैसे निकालें साहब, मिनिमम क्या कैसे कैलकुलेट करें? तो ये काम अंडरवुड इक्वेशन इन द सेंस कि इट इज़ ए कोरिलेशंस, एंड कोरिलेशन का अर्थ ये होता है कि इट इज़ बेस्ड अपॉन सम एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। तो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन को लिंक करके एक डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से एक इक्वेशन डेवलप की गई, जिसमें आप नॉर्मली कोई वैल्यू आपकी राइट हैंड साइड पर पुट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पर उसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो इसका इनके कोरिलेशंस होते हैं, ये बहुत हद तक हमें इस्तेमाल होते हैं और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास लैमिनार थ्योरी है, हमारे पास
टर्बुलेंट थ्योरी नहीं है। तो सवाल ये उठा कि फिर टर्बुलेंट थ्योरी में आप उस चीज़ को कैसे स्टडी करते होंगे। तो टर्बुलेंट थ्योरीज में हमारे पास कोरिलेशंस हैं एंड दैट कोरिलेशंस आर बेस्ड अपॉन सम एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। तो हमने लैब में बहुत सारा डाटा इकट्ठा करके उनको लिंक कर लिया, क्योंकि हमारे पास टर्बुलेंट थ्योरी नहीं है जस्ट लाइक लैमिनार थ्योरी। ओके, तो these correlations are very helpful until unless you do not have a developed theory for them. ओके, तो ऐसे ही ये आपका अंडरवुड इक्वेशंस है। सिमिलरली जो नंबर ऑफ जब आपने आर मिनिमम निकाल लिया तो आर मिनिमम को आप एक पर्टिकुलर फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जहां आप देखेंगे 1.5 लिखा है, इसकी नॉर्मल वैल्यू 1.2 से 1.5 के बीच होती है, तो हम 1.5 टाइम्स ऑफ इसका लेते हैं तो आपका एक्चुअल नंबर ऑफ रिफ्लेक्स रेशियो निकल आता है। उस रिफ्लेक्स रेशियो को आप यूज़ करके ग्लैंड कॉरिलेशंस इस इक्वेशन में पुट करते हैं, तो आपके जो थियोरेटिकली स्टेजेस हैं, स्टेजेस का अर्थ है नंबर ऑफ प्लेट्स किसी वर्टिकल डिस्टिलेशन कॉलम में। ओके, फिर उसके अलावा जो लास्ट वाला अगर आप देखें जो पिंकिश कलर है ये वाला, इसमें हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल ये उठा कि फीड की लोकेशन कौन सी कॉलम की कौन सी प्लेट पे होगी, तो ये भी यू हैव टू कैलकुलेट। तो आपको बताना होता है कि फीड कौन सी प्लेट पे दें, तो ये रैंडमली नहीं आप दे सकते, तो ये भी आपको जज करना होता है। तो उसके लिए आपका कर्कबर्ग इक्वेशंस है, इसकी मदद से हम ये निकालते हैं। तो आप देखिएगा ये जो 3 फैक्टर्स हैं A, B, C, यही आपके डिज़ाइन पैरामीटर्स हैं इन शॉर्ट। ओके, तो यहाँ हमने कोई विग्रस एनालिसिस नहीं किया, सिंपल एक इक्वेशंस यूज़ करके और उसको प्रिडिक्ट कर दिया। ओके, रिगरस एनालिसिस का अर्थ क्या है कि आप हर प्लेट के लिए मटेरियल एनर्जी बैलेंस लिखें। डिस्टिलेशन की हर प्लेट के लिए आप मटेरियल एनर्जी बैलेंस लिखें, आप रीबॉयलर के लिए मटेरियल एनर्जी बैलेंस लगाएं, आप कंडेंसर के लिए एनर्जी बैलेंस और मटेरियल बैलेंस लगाएं, ऐसे ही आप फीड की जो प्लेट्स आ रही हैं उनके लिए आप एनर्जी बैलेंस लगाएं, और सब कंपोनेंट के लिए लगाएं जितने भी कंपोनेंट्स उस डिस्टिलेशन कॉलम में आप सेपरेट कर रहे हैं। तो इट इज़ वेरी टीडियस जॉब। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 100 कंपोनेंट, तो कैसे लगाओगे आप, आपके पास 50 कंपोनेंट है उसके अंदर। ओके, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट जॉब टू डू बाय हैंड। तो वो हाथ से तो इतनी कैलकुलेशन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि पेज पे इतने सारी डाटा इकट्ठा हो जाएगा, आप कैसे जज करेंगे कि आपने किस पेज पे कहाँ पे कौन सा कंपोनेंट मेंशन किया। तो प्रैक्टिकली ऑल कैलकुलेशंस कैन नॉट बी पॉसिबल बाय हैंड और बाय यूजिंग कैलकुलेटर। इसलिए ये जो लेक्चर्स है, ये कंप्यूटर एप्लीकेशन का जो हमने ऑप्ट किया है, ये इसका पर्पज़ ही यही है। अब हम इन पर्टिकुलर्स जो आपके 3 पार्ट हैं A, B, C, 1 by 1, इनके बारे में बात करेंगे कि हमें क्या करना है, नॉर्मल पॉइंट्स क्या होते हैं उनके बारे में बात करेंगे, फिर जब हम इनको कोड में कन्वर्ट करेंगे मैटलैब में तो हमें क्या करना है। ओके, इस पर्टिकुलर स्लाइड में हमें फीड कंपोजिशन एंड एंटोनिक इक्वेशन कोफिशिएंट, अब तक आप समझ गए होंगे कि जैसे एंटोनिक इक्वेशंस का क्या अर्थ है। तो जैसे मैंने पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि नॉर्मली हमें हर टेम्परेचर पर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर पता करना होता है। तो नॉर्मली वेपर प्रेशर पता करने के लिए हम एंटोनिक इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें 3 पैरामीटर्स आते हैं, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C। ओके, उस पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए। तो जैसे ये कंपोनेंट के नाम है, इसमें आप पहला देखेंगे इथेन आपका, दैट इज़ द लाइट मोस्ट कंपोनेंट। फिर प्रोपेन है, आई ब्यूटेन एंड एन ब्यूटी, हैवी मोस्ट कंपोनेंट है। हैवी मोस्ट इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा इन सभी में, इसका सबसे कम होगा। लेकिन आप देखेंगे कि वैसे बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑल नॉर्मली गैसेस होते हैं, बट P यहाँ पे जो प्रेशर है वो 7 एटमॉस्फेरिक दिया हुआ है, कंप्रेस किया हुआ है वेपर टू लिक्विड। तो राइट नाउ आप इसको लिक्विड कंसीडर कीजिएगा, क्योंकि इनका फेज लिक्विड है। और ये इनके मोल फ्रैक्शंस है जो क्वेश्चंस में गिवन थे, और हमने इन्हीं के सामने टेबल में आप देखेंगे इन कोफिशिएंट की वैल्यू। ये कोफिशिएंट की वैल्यू किसी भी आपकी जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है, चाहे वो मटेरियल बैलेंस की हो, चाहे आपकी प्रोसेस डिज़ाइन की हो, उसके अपेंडिक्स का अर्थ होता है लास्ट में दिया हुआ डाटा, वहाँ से आप ऑप्ट कर सकते हैं। वहीं से मैंने इसको टेक ओवर किया है। डिस्टिलेशन कॉलम में बार बार बोल रहा हूँ क्या कैसा दिखता है। तो अगर आप इसका लाइन डायग्राम बनाएंगे तो लाइन डायग्राम में आप देखेंगे कि ये फीड है और ये डिस्टिलेशन एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक सा है। इसमें यहाँ पे आप देखेंगे ये हमने डैश डैश दिखाया, ये प्लेट को दर्शाने की कोशिश की है। तो यहाँ आपका 1 2 3 4 हमने 4 प्लेट्स को दिखाई हैं। दैट डिपेंड अपॉन कि आपको जो सेपरेशन का लेवल क्या है उस पर डिपेंड करता है। फिर आप देखेंगे जो अपर टॉप से निकलता है उसको हम डिस्टिलेट कहते हैं और इसको D से रिप्रेजेंट करते हैं। जो बॉटम से निकलेगा बॉटम, और इसको कैपिटल B से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा जब मल्टी कंपोनेंट्स होते हैं, मल्टी कंपोनेंट का अर्थ होता है 2 से ज़्यादा। 2 कंपोनेंट को हम नॉर्मली बाइनरी कहते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि मैं यहाँ पे मल्टी कंपोनेंट 2 से ज़्यादा हैं, आप देख सकते हो 1 2 3 4, तो हम लोग मल्टी कंपोनेंट को डिस्कस कर रहे हैं। तो मल्टी कंपोनेंट की जब हम बात करते हैं तो 2 वर्ड
दो टेक्निकल वर्ड्स हमेशा बोले जाते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है लाइट की एंड हैवी की। ओके, हम सेपरेशन मल्टी कंपोनेंट में हैवी की और लाइट की कंपोनेंट के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो अब सवाल ये उठा कि हम कैसे जज करें कि अगर हमारे पास यहाँ तो बाय डिफ़ॉल्ट जो मिडिल वंस हैं, चाहे ऊपर से नीचे इधर की तरफ बढ़ें, चाहे नीचे से आप ऊपर की तरफ जाएं, मिडिल वंस हैं, एक को आपने हैवी की लिख दिया, एक ने आपको आपका लाइट की। तो ये कैसे डिसाइड करते हैं नॉर्मली? तो जो हैवी की शब्द बोला जाता है, ये डिस्टिलेट में जो आपके कंपोनेंट निकलते हैं उनमें जो हैवीएस्ट होता है वो आपका हैवी की कहलाता है, और जो लाइट की कंपोनेंट बोला जाता है वो आपका बॉटम में होता है नॉर्मली। तो बॉटम में जो लाइएस्ट कंपोनेंट होता है, जिसका जो बॉइलिंग पॉइंट्स है वो सबसे कम रहता है, उसको हम लाइटेस्ट कंपोनेंट बोलते हैं। तो ये बात मैंने यहाँ पे भी दर्शाई है कि जैसे कंपोनेंट 2 इज असाइन इन लाइट हीट बिकॉज इट इज मोस्ट वोलाटाइल कंपोनेंट दैट अपेयर इन द बॉटम। तो बॉटम में मोस्ट वोलाटाइल कंपोनेंट आपका होगा तो वो लाइट की कहलाएगा, और सिमिलरली जो डिस्टिलेट में निकलेगा वो आपका हैवी की कंपोनेंट कहलाएगा। इस कैलकुलेशंस में क्योंकि मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है तो हमने जो बेसिस है वो हमने 1 LB मोल पर आवर मान लिया। ओके, यानी उसकी अमाउंट यूनिट है, उसकी मैग्नीट्यूड 1 है और इसकी यूनिट LB मोल है। ओके, आपको मालूम है कि LB नॉर्मली 1 LB इक्वल टू 0.4535 kg के इक्विवेलेंट होता है। तो अगर आप इससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि LB क्या, अपने दिमाग में आप इसको मानिएगा कि ये 1 kg मोल पर आवर है। ओके, या 1 ग्राम मोल पर आवर है, तो आपको थोड़ा इजी रहेगा समझने के लिए। ओके, ये क्या है? ये सिंपल कैलकुलेशंस है जो नॉर्मली हम कॉपी के ऊपर, आप अपनी कॉपी के ऊपर करते हैं व्हेन यू डू मटेरियल बैलेंस। तो अगर आप देखेंगे तो जो फीड कंपोजिशंस है कि हमने जो बेसिस माना है वो 1 माना है, तो अगर आप इसको लिखें ना लिखें तो ये सेम रहेगा। तो इनिशियल अमाउंट इन फीड 0.15, ऑब्वियसली इसकी यूनिट वही रहेगी जो आपकी टोटल फीड की यूनिट है। तो जो उसकी यूनिट्स है 1 LB मोल पर आवर, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो उसकी यूनिट्स निकल के आएगी वो भी LB मोल पर आवर ही आएगी। तो ये फीड के आपका कंपोजिशंस हो गए, आपने मोल फ्रैक्शन को टोटल अमाउंट से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, सिमिलरली इन ए डिस्टिलेट फ्लो एंड बॉटम फ्लो। अब डिस्टिलेट में ये बताया गया कि जो प्रोपेन है आपका और जो आपका ब्यूटेन है उनके बीच शार्प सेपरेशन है। इसका अर्थ ये हो गया कि जो डिस्टिलेट है वहाँ आपका ब्यूटेन ना के बराबर होगा, N ब्यूटेन। ओके, वहाँ डोमिनेट क्या करता होगा आपका? तो आपका जो डोमिनेट करता होगा वो आपका इथेन होगा आपका। ओके, 100%। और इसी के अगेंस्ट अगर आप नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे D4 लिखा है, डिस्टिलेट में D4 आपका ना के बराबर है। तो ये ड्यू टू एज्यूप्शंस है जो हमने शुरू के क्वेश्चन में माना। अगर आप नहीं मानते तो फिर ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, फिर जो आएगा वो आपको लिखना है, क्योंकि ये एज्यूप्शन हमने एज्यूम कर लिया तो उसको हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। ओके, तो जब आपको ये करना क्या है, सिंपल मल्टीप्लाई करना है। जो भी अमाउंट होती है उसको कैसे निकालते हैं? मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल अमाउंट, तो वो आपकी मोल में अमाउंट निकल के आएगी। तो आप देखेंगे मैंने सिंपल जस्ट मल्टीप्लाई किया है इनको। ओके, और ये क्या है? ये टोटल अमाउंट है डिस्टिलेट की। इससे क्या फ़ायदा होगा? इसको आप इंडिविजुअली डिवाइड करके आप कंपोजिशन निकाल सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे देखा, आप D1 डिवाइड बाई T D1, ऐसे आप इंडिविजुअल डिस्टिलेट कंपोजिशन निकाल सकते हो। तो ये सिंपल मटेरियल बैलेंस है यहाँ पे आपका। तो ये आपके जो कैरिकुलम में पहले 2 क्राइटेरियाज हैं जिसमें आपको सिंपल मटेरियल बैलेंस करके दिखाना है, तो वो भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है और कवर हो रहा है इस वीडियो लेक्चर में भी। सिमिलरली बॉटम में अगर आप देखें तो बॉटम में आपने बता दिया कि प्रोपेन और या इथेन शुड बी सेपरेट। तो यहाँ पे हमने एक्चुअली में दिस शुड बी इथेन, तो ये इथेन होना चाहिए था नॉर्मली। तो चलिए, तो इथेन है और यहाँ पे 100% ब्यूटेन है, तो जो अमाउंट रहेगा वो सिंपल 100% यहाँ रिकवर हो जाएगा। इसके अलावा जो आइसोब्यूटेन की बात थी उसमें लिखा था कि 90% रिकवरी। तो फीड में कितनी अमाउंट थी? तो फीड में अगर आप देखेंगे तो ये XF3 को हमने कहा, XF3 0.18 था ये वाला, इसकी 95% रिकवरी। इसका मतलब है जो अमाउंट यहाँ थी उसका 95%, तो हमने 0.95 से मल्टीप्लाई किया, दैट्स ऑल। ओके, तो अब हमने इनको डिवाइड कर देंगे और आपका ये इंडिविजुअल डिस्टिलेट कंपोजिशन एंड बॉटम कंपोजिशन निकल के आएगा। तो ये काम आप विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर भी कर सकते हो और विद द हेल्प ऑफ सम एक्सेल स्प्रेडशीट भी कर सकते हो। ओके, लेकिन मैं इसमें दिखाऊंगा कि आप इसको मैटलैब में कैसे कर सकते हो। ओके, हाउ
उससे पहले जो अभी हमने सिंपल कैलकुलेशन किया, अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने सिंपल जो मटेरियल बैलेंस है वो किया। हमने इनिशियल जो फीड में अमाउंट थी कोरस्पॉन्डिंगली डिस्टिलेट में और बॉटम में निकाल ली। अब इससे ये तो सिंपल मटेरियल बैलेंस हुआ। अब इससे हम डिस्टिलेशन कॉलम कैसे डिज़ाइन करेंगे? तो जैसे मैंने बताया कि जैसे यहाँ पे फेंस की इक्वेशंस हैं, और मैंने पहले भी डिस्क्राइब किया कि फेंस की इक्वेशन से हम क्या निकालेंगे, हम मिनिमम नंबर ऑफ जो ट्रेज हैं वो निकालेंगे एट टोटल रिफ्लेक्स कंडीशन। इसका अर्थ होता है कि हम कुछ भी उस कॉलम से टॉप से बाहर ना निकालें, जो भी आपने कंडेंस किया अगेन फीड बैक टू द डिस्टिलेशन कॉलम। तो एज आप करते हो तो आपकी मिनिमम नंबर ऑफ प्लेट्स निकल के आती हैं। आप देखिएगा इस फार्मूले में राइट हैंड साइड पे जितनी भी जानकारी लिखी है, चाहे वो लॉग में लिखी है, लॉग ऑफ समथिंग अपॉन लॉग ऑफ समथिंग, इसमें आप देखिएगा सारी एल की शॉर्ट एब्रीविएशन है लाइट की कंपोनेंट का। सिमिलरली एच की का अर्थ यहाँ पे जो आपका हैवी की कंपोनेंट है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि सबस्क्रिप्ट में कोई वर्ड लिखे हैं कैपिटल डी। कैपिटल डी का अर्थ है कि ये डिस्टिलेट के रिस्पेक्ट में है, और कैपिटल बी का अर्थ है कि ये बॉटम के रिस्पेक्ट में। तो आप देखिएगा डिस्टिलेट में जो लाइट की कंपोनेंट है और हैवी की कंपोनेंट है, उनके फ्रैक्शन डिस्टिलेट में, ऐसे ही आपके बॉटम में हैवी की ऊपर आएगा, लाइट की नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि बॉटम में आपका हैवी की डोमिनेट करता है, डिस्टिलेट में आपका लाइट की कंपोनेंट डोमिनेट करता है। इसके लॉगरिथमिक को हम डिवाइड कर रहे हैं लॉग अल्फा। अल्फा क्या है? रिलेटिव वोलेटिलिटी। ओके, ये क्या होता है? तो अगर आपने मेरा लेक्चर नंबर 3 नहीं देखा तो उसमें आप देखेंगे कि अल्फा क्या होता है, इससे हम के में कैसे इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। ये मैंने बैच डिस्टिलेशन जब मैंने लेक्चर नंबर 3 में डिस्क्राइब किया उसमें एक्सप्लेन किया है। तो अगर आप ये अभी नहीं समझ पा रहे हैं तो डू नॉट वेरी मच, उस लेक्चर को आप देख सकते हो। यहाँ पे आप क्या करेंगे, हमने देखिए लाइट की डिवाइड एच की, हमने इनका एवरेज लिया है और उसका लॉगरिथमिक मीन को डिवाइड करके आप मिनिमम नंबर ऑफ ट्रेस निकालते हैं। तो कोई पूछ सकता है कि सब ये एवरेज मीन लेने के लिए क्या आवश्यकता है? तो ये बात भी मैंने लेक्चर नंबर 3 में बताई है कि जैसे हम डिस्टिलेशन कॉलम में बॉटम से टॉप की तरफ चलते हैं तो टेम्परेचर सेम नहीं रहता। जैसे ही आप सोर्स से दूर जाते हैं तो आपका टेम्परेचर डेफिनेटली कम होगा। तो आपको मैंने पहले बताया कि अल्फा जो होता है ये टेम्परेचर और कंपोजिशन दोनों पे डिपेंड करता है। ओके, तो टेम्परेचर चेंज होने से डेफिनेटली अल्फा भी चेंज होगा। तो हम कौन सा अल्फा इस्तेमाल करें इस कैलकुलेशन में? तो नॉर्मली इट इज़ बेटर टू टेक एवरेज, तो हम उसमें एवरेज लेते हैं। अब एवरेज कैसा होता है नॉर्मली? तो ये सिंपल वाला एवरेज नहीं है कि आप दो वैल्यू को जोड़ के डिवाइड बाई 2 करें। ये एक्चुअली में जियोमेट्रिक आपका मीन है। ओके, तो ये आप यहाँ भी देख सकते हो कि जो आप निकालते हो अल्फा टी डी और अल्फा का स्क्वायर रूट है आपका। ओके, ये कैसे आया? नाउ आई एम कम टू। तो ये सारी बातें मैंने इसमें बता दी हैं। अब इस इक्वेशन को हम कैसे करेंगे? तो यहाँ पहला स्टेप आपने लिखा है कि कैलकुलेशन ऑफ द टेम्परेचर एट द टॉप ऑफ द कॉलम। तो जैसे मैंने पहले बताया कि डिस्टिलेशन कॉलम डिज़ाइन की जब भी हम बात करेंगे तो हमें रटे रटाए 2-3 स्टेप होते हैं, हमेशा कैलकुलेट करने होते हैं। हमें बबल पॉइंट की जानकारी हमेशा चाहिए ताकि हमें ये पता चल सके कि हमें जो रीबॉयलर से है उसने कितनी अमाउंट आपको उस लिक्विड मिक्सचर को देनी है। ऐसे ही हमें ड्यू पॉइंट की भी जानकारी होनी चाहिए ताकि हमें पता चल सके जो कंडेंसर आपने ऊपर फिट किया है जिससे डिस्टिलेशन कॉलम से वेपर उस कंडेंसर में जाएंगे वो उतना कैपेबल है कि वो उस वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट कर पाएगा। ओके, तो ये सारी जानकारी, इसका मतलब आपको हर बार ड्यू पॉइंट और बबल पॉइंट हमेशा कैलकुलेट करने होंगे। इसलिए मैंने डिस्टिलेशन कॉलम डिज़ाइन से पहले उन 2 बातों की पहले ही जानकारी आपको दे दी लेक्चर नंबर आपका 2 और लेक्चर नंबर 1 में। लेक्चर नंबर 1 में मैंने नॉन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सिखाया था। लेक्चर नंबर 2 में मैंने बबल पॉइंट और ड्यू पॉइंट को मैंने साइमल्टेनियसली बताया आपको कैसे करते हैं। और लेक्चर नंबर आपके 3 में जब मैंने बैच डिस्टिलेशन कॉलम के बारे में जानकारी के बारे में बताया तो मैंने बताया कि इनको साइमल्टेनियसली आप कैसे इस्तेमाल करेंगे। नाउ लेक्चर नंबर 4 इज़ फॉर मल्टी कंपोनेंट। ओके, तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको ड्यू पॉइंट, अब यहाँ पे ड्यू पॉइंट को उन्होंने टी डी मेंशन किया है। तो यहाँ ये टी डी, टी फॉर टेम्परेचर, डी फॉर डिस्टिलेट नहीं है, ये ड्यू पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग है। तो उससे कंफ्यूज होने की जब आपको आवश्यकता नहीं है। ओके, एंड सिमिलरली फॉर द बबल पॉइंट टी बी। अब यहाँ पे कोई कह सकता है कि ये कैपिटल बी बॉटम है। इट इज़ नॉट ए बॉटम, इट इज़ बेसिकली बबल पॉइंट। तो टी अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो उसकी बी की जगह आप बबल लिख लें, BUBBLE। ओके, और जब आपको ये दोनों टेम्परेचर आपको पता चल जाएं तो जैसा मैंने लेक्चर नंबर आपका 3 में बताया है वहाँ आप टी सब्स्टिट्यूट करके आप जो है वेपर प्रेशर निकाल लीजिए और उस वेपर प्रेशर से आपके के निकल के आ जाएंगे और के से आपका अल्फा निकल के आ जाएगा।
ओके, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। तो ऐसे ही आप बबल पॉइंट पे निकाल लेंगे, ऐसे ही आप ड्यू पॉइंट पे निकाल लेंगे। जब आपके पास दोनों चीज़ निकल गए आप उसका स्क्वायर रूट ले लीजिएगा एंड यू आर एबल टू फाइंड आउट द ज्योमेट्रिक अल्फा। ओके, अब ये इसको आप कैसे करेंगे, तो अभी आप कॉपी पेंसिल की मदद से कैसे इसको स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। तो हमने लिख लिया कि प्रेशर P इक्वल टू आपका टोटल प्रेशर है। ओके, ड्यू पॉइंट के लिए आप क्या करेंगे, तो आपने फंक्शन बनाया जैसे हमने पहले ही बताया आपने। ओके, इसको हमने लिख लिया, उसमें जो K1 और K1D और K1T2 जो डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट्स हैं इनकी वैल्यूज हमने निकाल ली। ओके, ऐसे हमने बबल पॉइंट्स के लिए लिख लिया और K2B, K3B, K4B निकाल लिया। और जब ये वैल्यूज़ निकल के आ गई तो उनको हमने जो आपकी फैंस्की कोरिलेशंस है जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पिछली स्लाइड में दिखाया उसको हमने इसमें लिख दिया इस फॉर्म में। ओके, तो इट इज़ जस्ट ए सिंपल वे, जैसा आप कॉपी पे कैलकुलेट करते हैं उस तरह आपको लिखना है। और फिर जब आप कन्विंस हो जाएं कि ये हमने लिख लिया और ऐसे ही लिखा जाता, देन यू कैन राइट द सेम लाइन्स इन मैटलैब स्क्रिप्ट। ओके, जस्ट लाइक दिस वन। तो आपने जैसा जैसा आपने लिखा उसको आप लिखते चले जाइए इस मैटलैब स्क्रिप्ट में। ओके, तो मैं यहाँ पे बार बार मैटलैब स्क्रिप्ट बोल रहा हूँ। इट मे बी पॉसिबल कि कुछ लोग इससे फैमिलियर ना हो अगर आपने पहले लेक्चर्स नहीं देखे हैं। ओके, तो ये काम आप बाय हैंड भी कर सकते हैं, बट इट इज़ ए टीडियस जॉब टू डू द मल्टी कंपोनेंट डिस्टिलेशन कॉलम डिज़ाइन बाय हैंड। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट क्योंकि अलॉट ऑफ कैलकुलेशंस होती हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसमें जो कैलकुलेशन मिस्टेक्स हैं वो होने की पूरी संभावना रहती है। तो इसलिए हम लोग कंप्यूटर से क्वाइट इजी टू हैंडल दैट जॉब। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ज़रूर लर्न करें उसके लिए। तो फॉर एग्जांपल, तो जैसा आपने कॉपी पे लिखा ऐसे ही आपने एक फंक्शन डिस्क्राइब कर लिया, उसमें आपका x1 को हमने TD कहा, x2 को TB कहा और ये x3 को हमने TF कहा और एक हमने T निकाल लिया। ओके, तो ये आप देखिएगा हमको साइमल्टेनियसली बबल पॉइंट और ड्यू पॉइंट कैलकुलेट करना पड़ रहा है। तो इस स्क्रिप्ट की मदद से हम कैसे करेंगे। सिमिलरली जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था टेबल P इक्वल टू 7 एटमॉस्फेरिक, तो मैंने वो लिख के दिखाया था लाइन बाय लाइन, उन्हीं को आपको ऐसे लिखना है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ये। और जो n मिनिमम है उस इक्वेशन को आपने यहाँ पे ऐसे लिख लिया। सिमिलरली K1F, K2F, K3, K5 और यहाँ से आप R मिनिमम निकाल पाएंगे। अभी R मिनिमम क्या है ये नेक्स्ट स्लाइड में आएगा, बाय डिफ़ॉल्ट EAC में दिखाई दे रहा है, तो मैं यहीं इसको एक्सप्लेन कर दूँ। वंस यू आर एबल टू राइट R मिनिमम, तो R मिनिमम का 1.5 टाइम्स या 1.2 टाइम्स हम नॉर्मली लेते हैं, हम R निकाल लेते हैं, दैट इज एक्चुअल रिफ्लेक्स रेशियो। और जब आपका एक्चुअल रिफ्लेक्स रेशियो आ गया तो आप उस वहाँ से X, कैपिटल X और कैपिटल Y निकाल लेते हैं। और कैपिटल X, कैपिटल Y जब आपका सब कुछ नोन हो जाएगा तो आप ये M/P हम निकाल पाएंगे। M/P का अर्थ क्या होता है मैं भी आने वाले इसमें नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा कि फीड प्लेट से ऊपर कितनी नंबर ऑफ प्लेट चाहिए और फीड प्लेट लोकेशन से नीचे कितनी आपकी जो नंबर ऑफ प्लेट्स हैं वो हैं। ओके, तो आई विल शो यू। ओके, जब आप ये सब काम कर लें तो यहाँ आप देखेंगे कि उस फंक्शन की आपको सिंपल कॉलिंग करनी है जैसे मैंने बताया। और मैंने बताया आपको इस सारा जो लिखा हुआ है इस सारे पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये देखिएगा कि इनिशियल गैस वैल्यूज़ क्या हैं जो वेरिएबल आपने लिए हैं, तो उन वेरिएबल के इनिशियल गैस वैल्यू जो भी आप अप्रॉक्सीमेटली सोचते हो वो वैल्यूज़ आपको लिखनी है। उसके अलावा उस फंक्शन को आप जो है उसको आप कॉल कैसे करेंगे, तो उसकी कॉलिंग आपको पता होना चाहिए कि उसको आपने कॉल कैसे किया। फंक्शन क्या है जो अभी मैंने पिछली स्लाइड में आपको दिखाया है। तो यहाँ से जो आपने फंक्शन स्क्रिप्ट फाइल बनाई उसको इन फंक्शन के थ्रू कॉलिंग करेंगे और इट विल ऑटोमेटिकली कैलकुलेट ऑल द सॉल्यूशंस टू यू। ओके, अब ये तो मैंने मिनिमम नंबर ऑफ आपको बताया कि आप मिनिमम नंबर ऑफ स्टेजेस कैसे निकालेंगे। सिमिलरली बाय यूजिंग अंडरवुड इक्वेशन, और अंडरवुड इक्वेशन से आप मिनिमम रिफ्लेक्स रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसमें इसके दो फार्मूले हैं जो साइमल्टेनियसली वर्क करते हैं। इस इक्वेशन को आप देखेंगे तो 1 - Q इक्वल टू समेशन ऑफ J इक्वल टू 1 J, मतलब कितने नंबर ऑफ कंपोनेंट, हम मल्टी कंपोनेंट की बात कर रहे हैं तो मैंने पहले ही बताया इट इज़ मोर देन 2। तो राइट नाउ हमारे पास कितने कंपोनेंट है, वी हैव 4 कंपोनेंट, तो J बराबर 1 to 4, NC क्या है, टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट। ये जो पहली इक्वेशंस है और एक ये दूसरी इक्वेशन है ये आपस में लिंक है। तो अगर आप देखेंगे 1 - Q, Q क्या है, ये फीड क्वालिटी इंडेक्स कहलाता है। फीड क्वालिटी इंडेक्स का अर्थ ये होता है कि जो डिस्टिलेशन कॉलम में आप फीड दे रहे हैं उसका बेसिकली टेम्परेचर के रिगार्डिंग उसकी क्वालिटी क्या है। तो अगर वो सैचुरेटेड लिक्विड है
ओके, तो Q इक्वल टू 1 होता है, ये आपको पहले से मालूम होगा। Q इक्वल टू 0 सैचुरेटेड वेपर कहलाते हैं। तो अगर किसी को नहीं मालूम तो एक बार टेक्स्ट बुक में आप जाकर इसको रेफर कर सकते हैं कि Q लाइन जो होती है वो क्या है। ओके, तो Q लाइन बेसिकली क्वालिटी बताता है जो भी आपकी फीड, तो यहाँ पे फीड थर्मल कंडीशंस लिखा भी हुआ है, क्वाइट क्लियर। और XJF, J फॉर उस कंपोनेंट के लिए फीड में, तो ये मोल फ्रैक्शन है कंपोनेंट J का फीड में। और अल्फा J क्या है, वो कंपोनेंट J की रिलेटिव वोलेटिलिटी है आपकी। और यहाँ पे थीटा एक पैरामीटर है जिसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो अगर ये मल्टी कंपोनेंट सिस्टम के लिए बात करते हैं तो थीटा की कई वैल्यूज निकल